नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 दिसंबर सन 2023। आज सूर्योदय सुबह 7:06 पर होगा तो वहीं सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। एस्टेट परीक्षा का रिजल्ट बनकर हुआ तैयार। अब 17 और 18 दिसंबर को होगी आइरिस वेरिफिकेशन। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, दिल्ली आवागमन के लिए मिली एक और रेगुलर ट्रेन। इजराइल को 10,000 वर्कर देगा हरियाणा। कौशल रोजगार निगम में भर्ती निकाली, 1,38,000 रुपये सैलरी मिलेगी। दुबई यूके में भी 170 वैकेंसी निकाली। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शुरू होंगे हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम। कक्षा 6 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स होंगे इस अभियान में शामिल। हरियाणा के रास्ते दिल्ली से अमृतसर तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। 2 घंटे में पूरा होगा 450 किलोमीटर का सफर। परिवार पहचान पत्र में नई सुविधा हुई शुरू। घर बैठे हटाया जोड़ सकेंगे सदस्यों के नाम। कुरुक्षेत्र में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आएंगे। इंटरनेशनल गीता महोत्सव में लेंगे भाग। हरियाणा सेम के किसानों को बड़ी राहत। रोटावेटर व आलू बिजाई मशीन पर भी मिलेगी सब्सिडी। 1 हफ्ते में योजना की लिस्ट में होगी शामिल। जींद में ऑटो ई रिक्शा का किराया तय। कम दूरी पर 10 और ज्यादा पर 20 रुपए देने होंगे। रात के समय 30 रुपए लगेंगे। वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा मंत्री संदीप ने पेशी के लिए छूट मांगी। महिला कोच सेक्सुअल हरेसमेंट केस की सुनवाई अब 6 जनवरी को होगी। जान को बता चुकी है खतरा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। गुलमर्ग में -2.8 डिग्री तापमान। मध्य प्रदेश राजस्थान में क्रिसमस से पहले बारिश के आसार। यूपी में 1 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा पारा। और अब खबरें विस्तार से। दिसंबर का आधा महीना बीतने के बाद ठिठुरन वाली ठंड शुरू हो गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। इसका असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। देश के अधिकतर राज्यों के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शनिवार को बर्फबारी हुई। यहाँ तापमान -2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में तापमान -1.3 डिग्री सेल्सियस रहा। IMD ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 2 दिन और बारिश और बर्फबारी हो सकती है। क्रिसमस के मौके पर 26 व 27 दिसंबर से राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ने की उम्मीद जताई गई है। वहीं राजस्थान के कई जिलों में बारिश हो सकती है। यूपी में अगले 7 दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। शीतलहर लोगों को परेशान करेगी। पारा 1 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आज से अगले 5 दिन पहाड़ों पर मौसम साफ रहेगा, मगर 22 दिसंबर से बारिश व बर्फबारी हो सकती है। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्तियां संविदा आधार पर 1 साल के लिए होने जा रही हैं। महिला हो या पुरुष, दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। इच्छुक युवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज दें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2023 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए। कंप्यूटर में MS ऑफिस, ईमेल व इंटरनेट से जुड़ा हुआ ज्ञान भी होना अवश्य चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदक शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। भारतीय रेलवे ने हरियाणा के रेल यात्रियों को एक और बड़ी सौगात दी है। इंडियन रेलवे द्वारा फतेहाबाद जिले के टोहाना रेलवे स्टेशन पर श्री गंगानगर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू कर दिया गया है। शनिवार को जैसे ही ट्रेन का ठहराव टोहाना रेलवे स्टेशन पर हुआ तो क्षेत्र के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यात्री लंबे समय से टोहाना रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन के ठहराव की मांग करते आ रहे थे और अभी जब मांग पूरी हो चुकी है तब सभी खुश नजर आए। वहीं श्री गंगानगर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के टोहाना रेलवे स्टेशन पर ठहराव से व्यापारी वर्ग भी खुश नजर आ रहा है। उन्हें दिल्ली से सामान लाने के लिए नियमित रूप से ट्रेन की सुविधा जो मिलने वाली है। यात्रियों को भी दिल्ली आवागमन करने के लिए नियमित ट्रेन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। बीते 2 और 3 दिसंबर को हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट का आयोजन किया गया था। फिलहाल इस परीक्षा से संबंधित एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। परीक्षा होने के बाद सभी अभ्यर्थियों को इसके परिणाम का अब इंतजार है। ऐसे में आपको बता दें कि परीक्षा का परिणाम लगभग तैयार कर लिया गया है। बोर्ड की वेबसाइट पर डाली आइरिस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सूची और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार 86.48% भावी शिक्षक फेल बताए गए हैं, जबकि 13.53% परीक्षार्थी पास हुए हैं। लेवल 1 में इस बार 21.73%, तो लेवल 2 में 12.93 और लेवल 3 में 8.88% परीक्षार्थी पास होने जा रहे हैं। बोर्ड प्रशासन की तरफ से आइरिस वेरिफिकेशन के लिए परीक्षार्थियों की लिस्ट बोर्ड की वेबसाइट पर डाली जा चुकी है। 17 यानी आज और 18 यानी कल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आइरिस वेरिफिकेशन की जाएगी। सूची में नाम के अनुसार ये अभ्यर्थी की आइरिस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर सेंटर बनाए गए हैं। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष VP यादव के अनुसार जो उम्मीदवार वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा उनका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत जल्द ही हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। कक्षा 6 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को इस अभियान में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल के अंदर 2 शिक्षकों को हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है। छात्र के बीमार पड़ने की जानकारी मैसेंजर एम्बेसडर यानी कि शिक्षक को देंगे ताकि बच्चों को समय पर बेहतर इलाज मिल सके। फिलहाल महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो इस जिले में 150 स्कूलों के शिक्षकों को नागरिक अस्पताल नारनौल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूल से 2 अध्यापकों यानी कि एक महिला व एक पुरुष को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर बनाया गया है। इन्हें स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देने और रोगों की रोकथाम के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। स्कूल में प्रत्येक बुधवार को हेल्थ एंड वेलनेस डे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में 5 से लेकर 9 साल तक के बच्चों को सप्ताह में एक बार यानी बुधवार को मध्याह्न भोजन के उपरांत शिक्षकों के द्वारा आयरन की गुलाबी गोली का सेवन करवाया सुनिश्चित किया गया है। साथ ही माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 10 और 19 साल के किशोर व किशोरियों को सप्ताह में एक बार सुबह प्रार्थना के बाद शिक्षकों के द्वारा आयरन की नीली गोलियों का सेवन करवाया जाएगा। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी ट्रिपल पी में खामियों से जूझ रहे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। एक और जहां वे खुद अपना परिवार पहचान पत्र बना सकेंगे तो वहीं खुद ही परिवार के सदस्यों के नाम हटा या फिर जोड़ भी सकेंगे। खासकर उन सदस्यों के नाम जिनकी शादी हो चुकी है या फिर जिनका तलाक हो गया है, उनको राहत मिलने वाली है। प्रदेश सरकार के द्वारा साइट पर ऑप्शन उपलब्ध करवा दिया गया है जिसके आधार पर लोग ट्रिपल पी में एडिट कर सकते हैं। इससे पहले कि इस काम के लिए लोगों को CSC सेंटर पर निर्भर रहना पड़ता था जिससे उनको फीस का भुगतान भी करना पड़ता था, लेकिन अब ये झंझट खत्म हो चुका है। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को राहत पहुंचेगी जिनकी शादी हो चुकी है या फिर तलाक हो चुका है। हालांकि इसके लिए रिक्वेस्ट तो डालनी होगी, लेकिन ये कार्य वे अब खुद अपने स्तर पर कर सकेंगे। जिसकी शादी हुई है या फिर तलाक हुआ है उसके लिए ट्रिपल पी में डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। यदि युवक की शादी हुई है तो पत्नी को ट्रिपल पी में शामिल करने के लिए उससे मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसी तरह यदि किसी युवती की शादी किसी दूसरे राज्य में हुई है तो उसका नाम कटवाने के लिए भी वह खुद ही कागजात अपलोड कर सकेंगे। इसी तरह यदि दंपति में विवाद के चलते तलाक हो गया है तो उनको भी फैमिली ID से नाम हटाने के लिए तलाक का कागज अपलोड करना होगा। इसका ऑप्शन साइट पर आ चुका है। इसकी रिक्वेस्ट अपलोड करने के बाद टीम वेरीफाई करने के बाद ट्रिपल पी यानी परिवार पहचान पत्र को अपडेट कर दिया जाएगा। हरियाणा में नए जिलों के गठन की उम्मीदें लगाए बैठे लोगों को प्रदेश सरकार ने एक जोरदार झटका दिया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नए जिले बनने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। सरकार ने तो यह तक कह दिया है कि हरियाणा जैसे छोटे राज्य में 22 जिले हैं और इनमें अधिक जिलों की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पटौदी के बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने पटौदी को गुरुग्राम से अलग करके न्यू गुरुग्राम या फिर साउथ गुरुग्राम के नाम से नए जिले बनाने के गठन की मांग की थी। उन्होंने कहा कि पटौदी के अलावा फरुखनगर, तावड़ू आदि को मिलाकर एक नया जिला बनाया जा सकता है। उनकी इस मांग पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट किया है कि सरकार का नया जिला गठित करने का अभी कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले से ही 22 जिले हैं और प्रदेश की आबादी और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से वर्तमान यानी फिलहाल नए जिले बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इजराइल और हमास में जारी लड़ाई की वजह से इजराइल में इस समय कामगारों की भारी कमी है, जिसके लिए हरियाणा सरकार कुशल श्रमिकों को इजराइल भेजने की तैयारी कर रही है। इन वर्करों को सैलरी के साथ रहने की भी सुविधा दी जाएगी। मदद के रूप में हरियाणा की तरफ से 10,000 वर्कर दिए जाएंगे। इजराइल के साथ सरकार की ओर से दुबई और यूके में भी 170 वैकेंसी निकाली गई है। इनका काम कंस्ट्रक्शन वर्क्स का होगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत इसके लिए भर्तियां निकाली गई है। हरियाणा सरकार की ओर से जारी विज्ञापन में इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस विज्ञापन में बिल्डिंग फ्रेमवर्क करने वालों के 3,000 पद, सेरेमिक टाइल्स लगाने वालों के 2,000 पद, दीवारों पर प्लास्टर करने वालों के लिए 2,000 पद और आयरन बेल्डिंग करने वालों के 3,000 पद शामिल हैं। सभी भारतीयों के लिए न्यूनतम शिक्षा 10वीं पास रखी गई है, जबकि आवेदक के पास 3 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। इनकी उम्र सीमा 25 वर्ष से 45 वर्ष के बीच हो सकती है। इन वर्कर को हर महीने इजरायली करेंसी के हिसाब से 6100 NIS यानी न्यू इजराइल शेकेल मिलेंगे, जो भारतीय करेंसी में करीब 1,38,235 रूपए बनते हैं। अब वर्करों को महीने में 26 दिन काम करना होगा और इसके लिए 236 घंटे प्रति महीना निर्धारित किए गए हैं। साथ ही ओवरटाइम कंपनी के नियमों के हिसाब से होगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने दुबई के लिए 40 बाउंसर और यूके के लिए 120 नर्सों के आवेदन भी मांगे गए हैं। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब सरकार रोटावेटर और आलू बिजाई की मशीन पर भी किसानों को सब्सिडी देगी। 7 दिनों के भीतर इसको सब्सिडी योजना में शामिल कर लिया जाएगा। सीएम ने किसानों से चर्चा के दौरान कहा कि आज उन किसान भाइयों से संवाद हुआ है जिनकी फसलें बाढ़ से प्रभावित हुई और उन्हें मुआवजा मिला है। इनमें वे भी किसान शामिल हैं जिन्होंने फसल खराब होने के बाद दोबारा बिजाई की थी। उन्हें भी प्रति एकड़ एक मुश्त 7,000 रूपए का मुआवजा दिया गया है। सीएम ने चर्चा के दौरान कहा कि सरकार ने प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसल के लिए किसानों को दी जाने वाली मुआवजा राशि 10,000 रूपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 15,000 रूपए कर दी है।
भारतीय रेलवे यात्रियों के सफर को सुगम बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। ड्रोन सर्वे व भौतिक सर्वे के बाद दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार कर ली गई है। डीपीआर को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। यह पूरी प्रक्रिया होते ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दिल्ली से अमृतसर के सफर को आसान और कम समय में तय करने के लिए केंद्र सरकार ने बुलेट ट्रेन संचालित करने का एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके लिए दिल्ली के द्वारका से लेकर बहादुरगढ़ से होते हुए सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, चंडीगढ़ से होते हुए अमृतसर तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस रूट की लंबाई की बात करें तो लगभग 450 किलोमीटर होगी। इस रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए गत दिनों ड्रोन सर्वे किया गया था, जिसके आधार पर बुलेट ट्रेन किस जिले में कितने नाले, नहर, ड्रेन, सड़क मार्ग, रेलवे ट्रैक, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे को क्रॉस करती हुई जाएगी, कहाँ सुरंग बनेगी और कहाँ स्टेशन बनेंगे, इस सभी की जानकारी लेते हुए पूरा डिजाइन समेत डीपीआर तैयार की गई है। बुलेट ट्रेन के संचालन के लिए रूट 400 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिस पर 320 से लेकर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन रफ्तार बढ़ेगी। इस ट्रेन की शुरुआत होने के बाद दिल्ली से अमृतसर की दूरी के समय में लगभग 2 घंटे तक की कमी आ जाएगी और यह पूरा सफर लगभग 2 घंटे में पूरा हो सकेगा। वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। यदि आप भी मकर संक्रांति के आसपास वैष्णो देवी मंदिर पहुंचने की सलाह बना रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से जान लें। बता दें कि भारतीय रेलवे की ओर से 12 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2024 तक श्री माता वैष्णो देवी की ओर से आवागमन करने वाली 4 ट्रेनों को रद्द करने की सूचना जारी की गई है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में घने कोहरे और धुंध की वजह से इन ट्रेनों को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया है। ट्रेन नंबर 11,449 व 50 जबलपुर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा आवागमन करने वाली जबलपुर कटरा एक्सप्रेस, जो कि रोजाना जाखल से सुबह बुधवार को कटरा के लिए रवाना होती है, 12 जनवरी से ये ट्रेन रद्द होने जा रही है। वहीं ट्रेन नंबर 20,985-86 कोटा से उधमपुर तक जाने वाली कोटा उधमपुर एक्सप्रेस ट्रेन को भी 12 जनवरी से रद्द किया जा रहा है। यह ट्रेन गुरुवार को जाखल रेलवे स्टेशन से उधमपुर के लिए रवाना होती है। वहीं ट्रेन नंबर 16,031 चेन्नई सेंट्रल से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली चेन्नई कटरा सुपर एक्सप्रेस को, जो की जाखल से मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को सुबह कटरा के लिए रवाना होती है, यह ट्रेन भी 12 जनवरी से 6 फरवरी तक रद्द होने जा रही है। साथ ही फिरोजपुर से छिंदवाड़ा के बीच आवागमन करने वाली दैनिक पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन को भी 12 जनवरी से 10 फरवरी तक रद्द किया जा रहा है। इस ट्रेन का संचालन बंद होने से दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों को परेशानी बढ़ने वाली है। वहीं सुबह के समय बठिंडा व फिरोजपुर जाने वाले यात्रियों को भी मुश्किलें बढ़ सकती है। करनाल में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने शनिवार को इंद्री में गर्जना रैली की। रैली में चीफ गेस्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी पहुंचे। सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। हरियाणा सरकार स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी मुद्रा बैंक योजना लेकर आए हैं। यह उन युवाओं के लिए है जिनके हाथों में हुनर है और वे आर्थिक तंगी के कारण अपना काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। आज इस योजना के माध्यम से हुनरमंद युवा अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। लोग सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। सैनी ने कहा कि साल 2014 से पहले देश का युवा रास्ता भटक चुका था, उसे सही दिशा नहीं मिल पा रही थी। युवाओं को यह विश्वास हो चुका था कि नौकरी पढ़ने से नहीं बल्कि किसी नेता के चक्कर काटने से मिलेगी, लेकिन बीजेपी ने बिना पर्ची और खर्चे की नौकरियां दी है। आज युवा पढ़ने की दिशा में काम कर रहा है। सैनी ने कहा है कि गरीब का बच्चा कभी सोच नहीं सकता था कि उसे नौकरी भी मिल पाएगी, लेकिन हरियाणा सरकार में यह संभव हो चुका है। टेस्ट पास करते ही नौकरी मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता होती थी, लेकिन आज आयुष्मान कार्ड लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। फैमिली आईडी के माध्यम से लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार के खिलाफ सब्जी मंडी के आढ़तियों ने हड़ताल करने का एक बड़ा निर्णय ले लिया है, जिसके तहत शनिवार को रोहतक नई सब्जी मंडी में आढ़तियों ने पत्रकार वार्ता करते हुए ऐलान किया कि अगर मांग नहीं मानी तो 20 दिसंबर से प्रदेश की सभी मंडियां बंद कर दी जाएंगी। इसका असर आमजन पर भी पड़ने वाला है। अगर सब्जी मंडियां बंद होती है तो आमजन तक पहुंचने वाले फल व सब्जी भी पहुंच से दूर हो जाएंगी। महंगी होने के साथ साथ उपलब्धता भी प्रभावित होगी। साथ ही फल व सब्जी उत्पादक किसानों को भी परेशानी हो सकती है। नई सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन प्रधान ने बताया कि 1 दिसंबर को मार्केट फीस को लेकर सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें एक मुश्त मार्केट फीस एडवांस में भरने को कहा गया है। इसी के विरोध में पूरे हरियाणा में रोष है। हरियाणा के आढ़तियों का एक डेलीगेशन पंचकुला जाकर अधिकारियों से मिला था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि यह ऑर्डर जल्दी कैंसिल कर दिए जाएंगे, लेकिन इस नोटिफिकेशन को न तो कैंसिल किया गया है और न ही पोस्टपोन किया गया है। इसीलिए उन्होंने 20 दिसंबर से प्रदेश की सभी सब्जी मंडियां बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही किसानों से भी अपील की गई है कि 19 दिसंबर को सब्जी लेकर मंडी में न आए, क्योंकि 20 दिसंबर को सब्जी मंडी पूरी तरह से बंद रहेगी।
हरियाणा में युवाओं द्वारा सीएम को घर बैठाने की शपथ लेने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है। युवाओं ने पंचकुला में प्रदर्शन करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ शपथ ली थी, जिसमें कहा है कि जैसे युवाओं को बेरोजगार करके घर बैठाया है, ठीक उसी प्रकार साल 2024 में सीएम को भी घर बैठाने का काम करेंगे। पंचकुला में सीईटी व पीजीटी के युवाओं ने शुक्रवार को नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान युवाओं ने सीएम मनोहर लाल खट्टर को घर बैठाने की शपथ ली। कहा कि चुनाव के दौरान सीएम जहां से भी चुनाव लड़ेंगे उस विधानसभा में शपथ ली जाएगी। वायरल वीडियो में युवा शपथ ले रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पिछले 5 साल में भर्तियां न निकालकर पेपर लीक करवाकर व भर्तियां कोर्ट में लटकाकर नौजवान युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। इसलिए हम हरियाणा के सभी बेरोजगार या प्रण यानी संकल्प लेते हैं, जैसे खट्टर साहब ने हम नौजवानों को घर बैठाने का काम किया है, ठीक उसी प्रकार 2024 में हम भी खट्टर जी को घर पर निठल्ला बैठाएंगे। कांग्रेस राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी युवाओं के वीडियो को ट्वीट किया है। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम भी ये प्रण लेते हैं कि कांग्रेस सरकार आने पर हरियाणा के माथे से बेरोजगारी का कलंक धोने का काम करेंगे और प्रदेश को फिर से रोजगार सर्जन बनाने का हब बनाएंगे। चाइनीज टेक कंपनी पोको ने भारतीय बाजार में बजट स्मार्टफोन यानी पोको C65 लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.74 इंच का HD डिस्प्ले दिया गया है। पोको C65 में मीडिया हीलियो G85 प्रोसेसर मिल जाता है। स्मार्टफोन को 3 स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसमें 4GB प्लस 128GB वेरिएंट का प्राइस 8,499 रुपए, वहीं 6GB प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस 9,499 और 8GB प्लस 226 वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपए रखी गई है। बायर्स इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से 18 दिसंबर यानी कल दोपहर 12 बजे से खरीद पाएंगे। कंपनी ने स्मार्टफोन को 2 कलर ऑप्शन पेस्टल ब्लू और मैट ग्रीन में भारतीय बाजार में उतारा है। पावर बैकअप के लिए पोको C65 में 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। कनेक्टिविटी की बात करें तो पोको C65 में 4G, 3G, 2G वाईफाई, ब्लूटूथ 5.3, GPS 3.5 mm, हेडफोन जैक और चार्जिंग के लिए USB Type-C मिल जाता है। वहीं एक अन्य खबर पर नजर डालें तो Redmi Note 13 स्मार्टफोन सीरीज 4 जनवरी को लॉन्च होने जा रही है। Note 13 Pro और Pro Plus में 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड प्राइस स्टार्टिंग की बात करें तो 13,900 रुपए रहने वाली है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।